Welcome in this YouTube channel Teachers Treasure में लेक्चरर सोशियोलॉजी आए बट आज हम बात करते हैं एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पार्ट 4। आप पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट 4 वीडियो का समझ नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 4 वीडियो का ज़रूर देखिए, उससे जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके लिंक में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हम एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एनलाइटनमेंट पीरियड। एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी में इन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, स्पेशली इन इंग्लैंड एंड फ्रांस में स्टार्ट होता है। एनलाइटनमेंट पीरियड को अगर हम एकेडमिकली एंड टेक्निकल सेंस में कहें तो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी इसको कहते हैं। एनलाइटनमेंट पीरियड remains a remarkable intellectual development and change in the philosophical thought, क्योंकि एग्जिस्टिंग फिलोसफिकल थॉट, लॉन्ग स्टैंडिंग फिलोसफिकल थॉट एंड बिलीफ्स जो थे उस सोसाइटी में थे, उनको जब ओवरथ्रोन किया गया, रिप्लेस किया गया, तो वो इसी एनलाइटनमेंट पीरियड में किया गया। तभी हम इसको इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी कहते हैं। तो कुछ एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, इनकी बुक्स और इनकी कंसेप्ट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जॉन लॉक अगर हम बात करें, जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट लिखी 1689 में। नेचुरल राइट्स, लिबर्टी, लाइफ, प्रॉपर्टी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसी के बाद वॉल्टरी की बात करें, कैंडिड लिखी 1789 में बुक। लेटर्स ऑन इंग्लैंड लिखे 1733 में। रिलीजियस टॉलरेंस, फ्री स्पीच, एंटी क्लेरिज्म, रेशनल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। इसी तरह से मॉन्टेस्क्यू की बात करें, स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। लॉज 1748 में लिखी, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस की, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करते हैं। इसी के बाद एमनुअल कांट की बात करें, व्हाट इज एनलाइटनमेंट 1784 में लिखी। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में लिखी। ये बात करते हैं ऑटोनॉमी की, रीजन एज मॉरल लॉ, एनलाइटनमेंट मींस डेयर टू नो की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड में 4 चीज़ों की बात की जाती है। सबसे पहले बात होती है क्लासिक ट्रायोलॉजी की, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात होती है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात। दूसरा सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है। सोशल इंजीनियरिंग हु आर्ग्यूज दैट जस्ट एज फिजिकल वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय द नेचुरल लॉज, thus it was up to the philosopher using reason and research to discover these social laws to create a better society। इसके कहने का मतलब ये होता है, जिस तरह से एक इंजीनियर बिल्डिंग को बनाने के लिए एक मैप तैयार करता है, आर्किटेक्ट तैयार करता है, इसी तरह से एक समाज को बेटर समाज बनाने के लिए, एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए हमें सोशल लॉज क्रिएट करने चाहिए, जो लॉज रिसर्च एंड साइंटिसिज्म पे बेस्ड हो, जिसके बेस पे एक बेटर सोसाइटी क्रिएट की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं, एनलाइटनमेंट थिंकर आल्सो टॉक अबाउट द ह्यूमन प्रोग्रेस। ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करते हैं, विच इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ प्रोग्रेस, जिसको लॉ ऑफ प्रोग्रेस के थ्रू गवर्न किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, चौथे स्टेप की बात करते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड एजुकेशन की। एजुकेशन को एनलाइटनमेंट पीरियड वही टूल मानती है फॉर द पाथ ऑफ फ्रीडम एंड रैशनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अब हम और आगे चलते हैं, तो एनलाइटनमेंट पीरियड में एनलाइटनमेंट मूवमेंट के बेस पे 2 बड़े रेवोल्यूशंस निकल के आते हैं। एक आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हालाँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ रेमिनेंट्स हमें कमर्शियल रेवोल्यूशन में भी मिलते हैं, लेकिन असली जो डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो होती है एनलाइटनमेंट पीरियड के बाद। तो एनलाइटनमेंट पीरियड जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड इसीलिए माना जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड इमर्जेंस का माना जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने से पहले हमें फ्रेंच सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंच सोसाइटी 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती है, 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है, इसमें जिसको स्टेट कहते हैं। स्टेट का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन फाउंडेड इन फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी, वेयर वन सेक्शन और स्टेट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, प्रिविलेज एंड रिस्ट्रिक्शंस। इस बेस पे सेक्शंस को डिवाइड किया जाता था, स्ट्रेटाज में डिवाइड किया जाता। सबसे टॉप पे रखा जाता था फर्स्ट स्टेट, उसको कहते थे, जिसमें चर्च आता था। और सेकंड स्टेट होता था जिनको नोबेलिटी कहते थे, और थर्ड स्टेट जिनको कॉमनर्स कहते हैं। आगे हम बात करें तो फर्स्ट स्टेट में कौन आता है, चर्च आता है। फर्स्ट स्टेट चर्च कंसिस्ट ऑफ क्लेर्गी, जिसको रूल कौन करते हैं, क्लेर्गी कंट्रोल करते हैं। और चर्च लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ
इनको मज़हब की तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी फुल एन्जॉयमेंट में जी रहे थे, कोई टैक्स नहीं देना होता था और इवन दो 1/5 ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड इनके कंट्रोल में थी और मीन्स गवर्नमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल था इनका, इन्फ्लुएंस विद द गवर्नमेंट था। इसके बाद सेकंड स्टेट जो था, सेकंड स्टेट द नोबेलिटी, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। नोबेलिटी ऑफ स्वॉर्ड कहा जाता है एक को नोबेलिटी ऑफ रोब्स कहा जाता है। नोबेलिटी ऑफ स्वर्ड्स जो हैं इनको अगर हम इंडिया में कंपेयर करें तो ज़मींदार से इंडिया में इनको कहते हैं, तो वहाँ पर इनको लैंडलॉर्ड्स कहते थे। और नोबेलिटी ऑफ रोब्स जो होते थे, ये होते थे नॉट नॉट बाय बर्थ बट बाय टाइटल्स, ये नोबेलिटी थी जिसमें जजेस और मजिस्ट्रेट्स वगैरह एग्जीक्यूटिव्स वगैरह आते थे। ये अचीव्ड स्टेटस के बेस पे नोबल्स थे। बट जो नोबल्स और स्वर्ड्स थे वो एस्क्राइब्ड स्टेटस के बेस पे जो है नोबल्स थे। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट जो था उसमें कॉमन पीपल आते थे, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में आती थी, जिसमें पीजेंट्स, आर्टिस्ट, मर्चेंट्स, ये सारे लोग आते थे, कॉमन लोग। और ये कहा जाता था कि जो ऊपर वाले फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट था उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2% थी, ओनली 2% ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन उनके पास ज़मीन जो थी 35% कल्टीवेबल लैंड थी। और जो कॉमनर्स थे और जो थर्ड स्टेट था उसकी पॉपुलेशन 80% थी, लेकिन उनके पास ज़मीन सिर्फ 30% ही थी। इट मीन्स जितने भी टैक्स देने होते थे वो सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना होता था, वो सारा टैक्स थर्ड स्टेट को देना पड़ता था, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इमीडिएट कारण अगर हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो था फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर हम जोड़ें 2 रीज़न्स में, एक तो ये निकल के आता है कि उस टाइम में अमेरिकन रेवोल्यूशन में लुईस 16 ने, जो किंग लुईस 16 फ्रांस था, उसने बहुत पैसा खर्चा किया, जिसके बेस पे उस पे बर्डन आ गया, कोलैप्स होने का खतरा हो गया अपनी सरकार को। इसलिए उसने क्या कर दिया, 17 उसने 1720 से लेके 1789 तक 65% टैक्स बढ़ा दिया। और 65% टैक्स में पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो कुछ देना नहीं होता था, तो जो कॉमन लोग थे उनको ही टैक्स देना पड़ता था। इस बेस पे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 को होता है, और जिसमें रेवोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन की बात होती है, विद द स्लोगन ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात होने लगती है। और दीज कंबाइंड रेवोल्यूशन हेल्प्स इन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, और यहाँ से सोशियोलॉजी इमर्ज होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ इसी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन में दूसरा आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट जो है अर्नोल्ड टॉइनबी ने अपनी बुक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1884 में लिखी। उसने उस बुक में इसने टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल किया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1750 से 1850 तक, इंग्लैंड से स्टार्ट होता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें Industrial revolution means sudden acceleration of technical development by application of steam power to machines। इसमें क्या कंसेप्ट निकल के आता है, ऑटोमेशन का कंसेप्ट निकल के आता है, विच मीन्स मैनुअल लेबर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स। यहाँ पर फैक्ट्री सिस्टम डेवलप होता है और मोर गुड्स एट लो कास्ट बनना शुरू हो जाता है, जिससे मोर एंड मोर प्रॉफिट्स बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इमर्ज हो जाता है। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जब इमर्ज होता है तो इट मींस एकोमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर प्रॉफिट्स हो जाता है, और फैक्ट्री सिस्टम लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंग्लैंड, फ्रांस और लेटर जर्मनी में ये सारे फैक्ट्री सिस्टम लग जाता है और कैपिटलिज्म डेवलप हो जाता है। और इसकी भी वजह से समाज में बहुत सारी चेंजेस आना, एब्रप्ट चेंजेस जिनको हम कहें, आना शुरू हो जाती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों मिलके सोसाइटी में एब्रप्ट चेंजेस आना शुरू हो जाता है, जिसकी बेस पे बहुत सारी सोशल चेंज आ जाती है। और सोशल चेंज हर महाज पे आ जाती है, हर एस्पेक्ट्स में आ जाती है, चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, सारे एस्पेक्ट्स में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड सिटीजनशिप हो जाता है, सेकुलरिज्म सोसाइटी हो जाता है, फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट बढ़ जाता है,
ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ थी, जो टाइज़ थे, फैमिली में टाइज़ थे, जॉइंट फैमिली था, वो न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाता है और लोग जो हैं अर्बनाइज़ेशन हो जाता है, लोग गाँव से शहरों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अर्बनाइज़ेशन हो जाता है और राइज़ ऑफ न्यू सोशल क्लास हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क एंड इकोनॉमी होता है, इंक्रीज़्ड सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाता है। इस वजह से बहुत सारे हर एस्पेक्ट में सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में चेंज आना शुरू हो जाता है, जिस चेंज के बेस पे एक सोसाइटी में चौआस समझ जाता है, एक सोसाइटी में डिसऑर्डर सा बन जाता है, जिस डिसऑर्डर के बेस पे एक थी डिसऑर्डर क्यों बनता है? ये इन्हीं कंडीशंस की वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इनकी बेस पे एक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ। इस डिसऑर्डर ने क्या क्रिएट किया? एक न्यू डिसिप्लिन क्रिएट किया टू स्टडी दीज़ चेंजेस साइंटिफिकली, ताकि समाज में जितनी भी एस्पेक्ट्स में चेंजेस आई, इन चेंजेस को हम साइंटिफिकली कैसे समझें? एक नए डिसिप्लिन का इमर्ज होना शुरू हो गया। क्यों इमर्ज होना शुरू कर दिया? बिकॉज़ ऑफ द एक्जिस्टिंग सोर्स ऑफ नॉलेज वाज़ रिलीजियस इन नेचर एंड हैड नो आंसर टू दीज चैलेंजेस। क्योंकि एग्जिस्टिंग नॉलेज जो सिर्फ था वो रिलीजियस नॉलेज था, इसलिए रिलीजियस नॉलेज जो था उसके पास कोई आंसर नहीं था कि ये जो चेंजेस आई हैं इन चेंजेस को हम कैसे टैकल करें, दोबारा कैसे समाज में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी क्रिएट करें। इसकी वजह से 2 ग्रुप्स निकल के आते हैं कि अब सोसाइटी में जो डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर को स्टडी करने के लिए 2 ग्रुप्स निकल के आ जाते हैं, रेडिकल्स एंड कंज़र्वेटिव्स। रेडिकल्स बात करते हैं कि चेंज की बात करते हैं, हाँ, चेंज आई सोसाइटी में, इट वाज़ मस्ट, ये मस्ट थी सोसाइटी में चेंज आना, चेंज आई। कंज़र्वेटिव्स आते हैं, नहीं, कंज़र्वेटिव्स बात करते हैं ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी की। जो पहले-पहले कंज़र्वेटिव्स थे, वो क्या करते थे? वो एनलाइटनमेंट के अपोजिट में थे। उसमें अगर हम देखें, फ्रेंच कैथोलिक काउंटर रेवोल्यूशनरी फिलॉसफीज़ निकल के आई, जिसमें 2 बड़े नाम निकल के आते हैं, लुइस डी बोनाल्ट एंड जोसेफ डी मेस्ट्री। ये 2 ऐसे नाम थे जो एनलाइटनमेंट पीरियड के अगेंस्ट थे। ये कहते थे कि बोनाल्ट जैसे एग्ज़ाम्पल है, बोनाल्ट कहता है कि मैं इस रेवोल्यूशनरी चेंज से बड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ। ये जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस सोसाइटी में आई, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमें वही पुराने दिन लौटा दो, जो मेडिवल यूरोप में थे पुराने दिन, वो मेडिवल एज के वही पुराने दिन लौटा दो। कम से कम ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी तो था, इतनी भगदड़ तो नहीं थी, हर एस्पेक्ट में चेंजेस थी। जहाँ भी देखो वहाँ पर चेंज है, वहाँ पर चुआस है, यहाँ पर एनार्की है, इस तरह की तो नहीं थी, इसलिए हमें पुराने दिन ही लौटा दो। इसी बेस पे आते हैं सेंट साइमन। सेंट साइमन जो हैं, इसके ख़यालात सिमिलर अगस्ट कॉमेट से मिलते हैं और सेंट साइमन अगस्ट कॉमेट से पहले आते हैं और सेंट साइमन अगस्ट कॉमेट जो है सेंट साइमन का डिसाइपल माना जाता है। सेंट साइमन लेकिन दोनों स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते थे, कंजर्वेटिव्स को भी और रेडिकल्स को भी। लेकिन ये क्या कहते थे, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ सेंट साइमन वाज हिज सिग्निफिकेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेटिव सोशियोलॉजिकल थ्योरी लाइक कॉमेट, क्योंकि कॉमेट भी कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट में आता था। और एंड मार्क्सियन थ्योरी, और मार्क्स रेडिकल स्कूल में आता है। इसलिए अगर हम देखें, कंजर्वेटिव्स को हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव के साथ जोड़ सकते हैं और रेडिकल्स को हम कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सेंट साइमन दोनों को सपोर्ट करता था। सेंट साइमन भी चाहता है कि सोसाइटी में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी हो, लेकिन ये कहता है बट ही डिडंट सीक रिटर्न टू लाइफ एज इट हैड बीन इन मेडिवल एजेस। लेकिन वो ये नहीं कहता है, काउंटर कैथोलिक चर्च फिलॉसफी की तरह ये नहीं कहता है कि जो पुराने दिन है उसकी तरह होना चाहिए ऑर्डर। ये कहता है कि नहीं, सोशल ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन उस मेस्ट्री और बोनाल्ट जो बात करता है उसकी तरह ऑर्डर ये नहीं चाहता है। उसके बाद ये he also supports positivistic meant that he believed that study of social phenomena should employ the same scientific techniques as were in the natural sciences। ये भी positivism को भी फोकस करता है। इसके बाद आता है अगस्ट कॉमेट। अगस्ट कॉमेट वाज अ greatly disturbed by the anarchy that pervaded society and was critical of those French thinkers who had spawned both enlightenment and revolution, undergoing clear plan to maintain social order। और अगस्ट कॉमेट भी जो है बड़ा डिस्टर्ब होता है इस सोशल डिसऑर्डर की वजह से, इस एनार्की एंड जोहास की वजह से जो उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी में था। और ये बड़ा अगेंस्ट हो जाता है उन एनलाइटनमेंट थिंकर के खिलाफ। कहता है कि आपने तो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन लाया, लेकिन कोई क्लियर कट प्लान नहीं बताया कि इस जोहास एंड डिसऑर्डर को कैसे ऑर्डर में क्रिएट किया जाए।
इसलिए अगस्ट कॉमेट अपनी एक फिलॉसफी लेके आता है जिसको पॉजिटिविज्म कहता है, पॉजिटिव फिलॉसफी कहता है। ये फिलॉसफी कहता है इस फिलॉसफी के बेस पे हम सोसाइटी में सोशल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव थिंक है उसको कंस्ट्रक्टिव थिंक बना सकते हैं। तो अगस्ट कॉमेट भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, डोनाल्ड बोनाल्ड एंड डी मेस्ट्री पे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जब ये यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लेकिन वो डिफर करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ही 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 डिडंट थिंक इट पॉसिबल टू रिटर्न टू द मेडिवल एजेस। ये भी कहता है कि पुरानी मेडिवल एजेस में लौटना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब एडवांसेस ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री का दौर है। इस और ही डेवलप्ड अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड थियोरेटिकल सिस्टम देन हिज प्रेडिसर्स। और इसने एक नया थियोरेटिकल सिस्टम क्रिएट किया जिसको वो सोशियोलॉजी कहता है, और पहले-पहले उसको वो सोशल फिजिक्स का नाम देता है। सोशल फिजिक्स का नाम देता है। इसमें वो कहता है 1838 में इसको सोशियोलॉजी का नाम फिर दे देता है। इसमें वो 3 मेडिसिन्स की बात करता है कि सोशियोलॉजी सोसाइटी में सोशल फिजिक्स में अगस्ट कॉमेट 3 दवाइयों की बात करता है। कहता है 3 मेडिसिन्स हैं जिसके बेस पे समाज में, सोसाइटी में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट एम्फसाइज़ करता है वो सोशल कोहेजन पे, दूसरी बात करता है सोशल इंस्टीट्यूशन की, और तीसरी बात करता है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का। ही आल्सो एम्फसाइज्ड सोशल कोहेजन, importance of social religious institution like family and religion, and new religion of humanity। जो religion of humanity की बात अपनी बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में करता है। कहता है कि जब सारे इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो सोसाइटी जो है ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी में चलेगी। इसी तरह से अगर हम इसको नटशेल में ये कहें, दीज दस वाइल सोशल कंडीशंस क्रिएटेड नीड टू सोशियोलॉजी। सोशल कंडीशन के बेस पे नीड फॉर सोशियोलॉजी बना। इंटेलेक्चुअल कंडीशन प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर बिल्डिंग सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। It it is the combination of both enlightenment and conservative school of thought which led to the emergence of sociology। इन दोनों मूवमेंट्स के बेस पे कंजर्वेटिव मूवमेंट एंड एनलाइटनमेंट मूवमेंट के बेस पे कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट एंड एनलाइटनमेंट मूवमेंट के बेस पे सोशियोलॉजी इमर्ज होती है। एक फिर एक डिबेट शुरू हो जाती है कि अब सोर्स क्या रहेगा स्टडी करने का सोसाइटी को, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी स्टडी करने की सोसाइटी को। और अर्ली सोशल थियरिस्ट emphasized on the need for scientific study of society based on empirical observation and reason। This is the idea of enlightenment scholars। This basis of this new knowledge, that is sociology की बेस रहेगी। अब यहाँ पर they argued that through scientific study of society, social scientists can discover social laws that govern social order, and thus through corrective social legislation can create a harmonic society। इनके कहने का मतलब ये हो गया कि एक सोशल ऑर्डर को स्टडी करने के लिए सोशल साइंटिस्ट जितने भी सोशल थियरिस्ट हैं वो एक सोशल लॉज क्रिएट करेंगे। दो सोशल लॉज should be based on empirical observation and should be based on reasoning। और उनके बेस पे सोशल ऑर्डर जो है एक गवर्न होगा, एक हार्मोनिक सोसाइटी क्रिएट होगी। अगर हम नटशेल में बात करें, जो सोशल सोशियोलॉजी इमर्ज होती है, सोशल कंडीशंस बनती हैं, उन बेसिस पे सोशल इंटेलेक्चुअल कंडीशंस डेवलप होती हैं, जिसके बेस पे मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज आता है, उसके बाद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एज ए डिसिप्लिन इमर्ज होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए वीडियोस को, और सारे पार्ट्स आपको लिंक में दिए गए हैं, उनको ज़रूर देखिए।